नो वन इज क्रेजी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि पैसों को लेके जो भी आपके साथ हुआ है वो इस पूरे संसार का 0.0000001% मात्र है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऑथर मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि अमेरिका में एक सर्वे किया गया था जिसमें ये पता लगाना था कि ज्यादातर अमेरिकन लोग अपने पैसों का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। ऑन पेपर लोगों को लग रहा था कि ज्यादातर लोग अपने इन्वेस्टमेंट को अपने फाइनेंशियल गोल के अनुसार प्लान करते हैं और जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उनके पास अवेलेबल होते हैं उसी हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जब सर्वे कंप्लीट हुआ तो सबके होश उड़ गए और उन्हें पता चला कि ज्यादातर अमेरिकन लोग अपने फाइनेंशियल गोल के अनुसार इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बल्कि ज्यादातर इन्वेस्टमेंट वो अपने लाइफ में हुए एक्सपीरियंसेस के अनुसार करते हैं। यानी बचपन से लेकर जवानी तक वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के अनुसार इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपका बचपन महंगाई में बीता है तो आप अपने पैसे को बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपने बचपन में स्टॉक मार्केट को ग्रो करते देखा है तो आप यकीनन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, और वहीं अगर आप स्टॉक मार्केट में लोगों को नुकसान उठाते देखेंगे तो आप उसमें इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। ऑथर कहते हैं कि हमारे अंदर रिस्क लेने की विलिंगनेस या पावर है। वो पावर हमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आती है, और ये पावर हमें हमारी एजुकेशन या हमारे इंटेलिजेंस से नहीं मिली, बल्कि ये हमें हमारे एक्सपीरियंसेस से मिली है। यदि आपके घर में आपके पिताजी ने किसी रिलेटिव को पैसे उधार दिए हो और उन्हें वापस वो पैसे नहीं मिले हो, तो आप भी कभी अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को पैसे उधार नहीं देंगे। और यदि आपके पिता ने कभी लोन लिया हो और वो लोन नहीं रीपे कर पाए हैं और उसकी वजह से आपके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो आप भी इसी एक्सपीरियंसेस से सीख लेते हुए भी लोन नहीं लेंगे। यानी हम अपने फाइनेंशियल डिसीजन अपने एक्सपीरियंसेस के अनुसार ही बनाते हैं। दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि पैसों को लेकर हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो हम करंट सिचुएशन में हुए अपने एक्सपीरियंसेस के अनुसार लेते हैं। लक एंड रिस्क। दोस्तों, लक एंड रिस्क दोनों भाई भाई हैं। अक्सर हमें ये लगता है कि बिल गेट्स इतने अमीर हुए कैसे। आइए बिल गेट्स की कहानी से समझते हैं। बिल गेट्स को शुरुआत से ही टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और जब वो 1968 में 13 साल के हुए तो उनका एडमिशन वाशिंगटन के लेक साइड स्कूल में करा दिया गया जिसमें कंप्यूटर था। उस समय के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में भी कंप्यूटर नहीं था। बिल गेट्स खुद कहते हैं कि अगर वो उस स्कूल में पढ़ने नहीं जाते तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता, और ये कहीं ना कहीं उनके लक को दर्शाता है। हालांकि ये बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिल गेट्स कितने मेहनती थे। लेक साइड स्कूल में ही उनकी दोस्ती पॉल हेलन के साथ हो गई और दोनों मिलकर कंप्यूटर के बारे में बात करते रहते हैं। और एक दिन पॉल हेलन ने बिल गेट्स से कहा कि 500 फॉर्चून कंपनीज में आना कितने गर्व की बात होती होगी। उसी समय 13 साल के बिल गेट्स ने कहा कि हमारी कंपनी जरूर एक दिन फॉर्चून कंपनी बनेगी, और बाद में वो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बने। और आज हम जानते हैं कि बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी कंपनी है। अब हम बात करते हैं कि बिल गेट्स के एक फ्रेंड केंट इनवास के बारे में। बिल गेट्स, पॉल हेलन और केंट इनवास तीनों मिलकर एक सपना देखते थे कि वो तीनों मिलकर एक कंपनी बनाएंगे, और ये भी डिस्कस करते थे कि कौन सीईओ बनेगा और कौन मैनेजर। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब केंट इनवास ने माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे थे तो की डेथ हो गई, और ये माउंट क्लाइंबिंग करने के दौरान पूरे यूएसए में 1 मिलियन लोगों में सिर्फ एक ही डेथ होती थी। जहां बिल गेट्स के पास लक था, वहीं केंट इनवेस के किस्मत में रिस्क आया और उन्होंने उस रिस्क को फेस किया जो लाखों लोगों में से किसी एक को मिलता है। नेवर इनफ। दोस्तों, अगर आपको भूख लगी हो और आपके सामने खाने की टेबल लगी हो और आपसे ये कहा गया है कि आपकी जो मर्जी हो आप खा सकते हो, चाहे जितना खा सकते हो। नॉर्मली जब ऐसी सिचुएशन होती है तो एक इंसान अपनी भूख से ज्यादा खा लेता है, और जिसका ये नतीजा होता है कि उस इंसान का पेट खराब हो जाता है या फिर वॉमिटिंग करने लग जाता है। खाने की टेबल को देखते हुए उसे ये अंदाजा भी नहीं होता है कि उसे कितना खाना है और कितना नहीं। ठीक इसी तरह का बिहेवियर हम अपने पैसों के साथ करते हैं। इस बात को गहराई से समझने के लिए ऑथर हमें रजत गुप्ता का एग्जाम्पल देते हैं, जो कि कोलकाता में पैदा हुए थे, और वो अपनी काबिलियत के दम पे एक बहुत बड़ी कंसल्टिंग फर्म के सीईओ बन गए। और जब वो रिटायर हुए तो उनकी उम्र 35 ईयर्स की थी, और फिर वो यूनाइटेड नेशन और इकोनॉमिक फर्म में भी काफी अहम रोल मिला। रजत ने बिल गेट्स के साथ भी कई सारे प्रोजेक्ट्स किए। ओवरऑल रजत एक अच्छे लाइफ स्टाइल को जी रहे थे। उनकी इनकम करीब $100 मिलियन थी, लेकिन अब वो बिलियनियर बनना चाहते थे, और फिर वो एक कंपनी के शेयर ट्रेडिंग के जुर्म में सिक्योरिटी ट्रेडिंग ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल हो गई। उनकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई।
इसीलिए द साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऑथर मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि बहुत से लोगों के पास पर्याप्त धन होने के बाद भी वो और धन की लालच में खुद को बर्बाद कर लेते हैं। को-फाउंडिंग कंपाउंडिंग। दोस्तों, आप एग्जाम से पहले एक रात पढ़ाई करके पास हो सकते हैं, लेकिन टॉपर बनने के लिए आपको रोजाना पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप सिर्फ एक दिन पढ़ के टॉप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंपटीशन बीट करना है तो आपको रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अपने कंपटीशन को बीट कर पाएंगे। हम छोटी छोटी चीजों को करके ही बड़ी चीजों को पा सकते हैं। जैसे कि ऑथर बताते हैं कि अगर आपको अपना वजन कम करना है, आपका वजन एक दिन में कम नहीं हो पाएगा, बल्कि आपको उसके लिए रोज जिम जाना होगा, रोज एक्सरसाइज करनी होगी, और जब आप ये प्रोसेस डेली करेंगे तभी आप अपने वजन को कम कर पाएंगे। इसे सही तरह से समझाने के लिए वॉरेन बफे का एग्जाम्पल ऑथर देते हैं। वॉरेन बफे के ऊपर 2000 से भी ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी है। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि वॉरेन बफे दुनिया के सबसे अच्छे इन्वेस्टर में से एक हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम राइटर्स ये जानते हैं कि उन्होंने 10 साल की उम्र से ही इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी। अभी फिलहाल वॉरेन बफे की नेटवर्थ 85 बिलियन डॉलर्स है, और इस 85 बिलियन डॉलर में से 84.5 बिलियन डॉलर उन्होंने तब कमाए जब उनकी उम्र 50 साल के पार हो गई थी। 40 साल की उम्र तक उनकी कमाई कुछ खास नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इन्वेस्टिंग करते चले गए, और 40 साल की मेहनत का नतीजा उन्हें तब मिला वो जब 50 साल की एज से ज्यादा हो गई। यानी वॉरेन बफे की कमाई कंपाउंडिंग के थ्रू हुई। गेटिंग वेल्दी और स्टेइंग वेल्दी। दोस्तों, अगर आज के दौर में देखा जाए तो पैसा कमाना बहुत ही आसान है। आप सोशल मीडिया या फिर स्टॉक ट्रेडिंग से घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं हमारे लिए। लेकिन आज के दौर में जिस तरह से पैसे कमाना आसान है, उसी तरह से पैसे बचाना उतना ही मुश्किल है। वेल्दी होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि वेल्दी बने रहना बहुत बड़ी बात होती है। चलिए इसे थोड़ा डीपली समझते हैं। जैसे लिब्रेमो, जिनका जन्म 1877 में हुआ था और इन्हें अपने दौर का ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर भी माना जाता। ये उस टाइम के प्रोफेशनल इन्वेस्टर बन गए थे। उन्होंने सिर्फ 30 साल की उम्र में 100 मिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ बना ली थी। 1929 के दौरान वो एक जाना माना नाम बन गए थे, और उसी दौरान स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गया, जिसकी वजह से इकोनॉमी डिप्रेशन में चली गई और बहुत से लोगों ने सुसाइड कर लिया। लेकिन जैसे लिब्रेमो को मिलियन डॉलर्स का फायदा हुआ, और इसी कॉन्फिडेंस के कारण जब 1933 में जब फिर से मार्केट क्रैश हुआ तो उन्होंने जमकर बैटिंग की थी, और उन्हें इसी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण बहुत सारा लॉस हुआ, और वो अपने लॉसेस को हैंडल नहीं कर पाए, और फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी कैलकुलेटेड रिस्क ही लेना चाहिए, और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से 5 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन जो हम सभी को सीखनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।